अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो एक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इस पे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे मैक्सिमम जो आईबी के पेपर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक पेपर में 2 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास प्रोबेबिलिटी से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इस वीडियो में हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई परम्यूटेशंस होती क्या है आपके पास। परम्यूटेशंस आपके पास ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं जहाँ पे नंबर्स के बीच में जो ऑर्डर होता है ना वो इम्पोर्टेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल AC and CA are 2 different numbers। अगर आप देखें तो AC और CA में एलिमेंट्स तो सेम है। इसमें भी एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट इसमें C है, इसमें एक एलिमेंट C है, इसमें भी वही एक एलिमेंट A है। आपके पास दोनों नंबर्स में एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन क्योंकि परम्यूटेशंस एक ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं जहाँ पे नंबर्स के बीच में ऑर्डर इम्पोर्टेंस रखता है, तो AC और CA को हम 2 डिफरेंट नंबर्स कंसिडर करेंगे। क्योंकि एक बार A पहले आ रहा है आपके पास और C बाद में आ रहा है, और एक बार C पहले आ रहा है और A बाद में आ रहा है। तो ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई परम्यूटेशंस की। परम्यूटेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से ओपन करते हैं। आपके पास NPR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख के दे दूँ 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करते हुए आ जाना है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। तो ये आपके पास NPR जो हो गया है वो क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैलकुलेट करने को दे दिया जाए 5C3 को, तो 5C3 में 5 आपके पास n हो गया और 3 जो है वो आपके पास r हो गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 टाइम्स द होल फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर आप चाहें तो 5 फैक्टोरियल को पूरी तरीके से ओपन कर लें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल आपके पास क्या हो गया 2 टाइम्स 1। तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कैंसिलेशन कर लें तो 120 अपॉन 2 आपके पास 60 हो जाएगा ये। तो ये तो परम्यूटेशंस देख लिया हमने, बेसिक देख लिया कि परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है अरेंजमेंट्स जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देख लिया। इसी तरीके से आपके पास आता है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं परम्यूटेशंस के। और कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो अरेंजमेंट्स नहीं होती, इंस्टेड ये आपके पास सिलेक्शंस होती हैं, नंबर्स की सिलेक्शंस होती हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलेक्शंस की, तो इसमें ऑर्डर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है आपके पास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, कि परम्यूटेशंस में आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है, कॉम्बिनेशंस में आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कॉम्बिनेशंस का हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, या इस पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर उसी एग्जाम्पल से मैं रिलेट करूँ तो AC और CA यहाँ पे सेम नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। जैसे कि हमने परम्यूटेशंस में देखा था AC और CA डिफरेंट नंबर्स कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे AC और CA सेम नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है तो नंबर्स भी सेम है, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि A पहले आए C बाद में आए, या C पहले आए या A बाद में आए। कॉम्बिनेशंस की बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गई कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।
पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेम मैचेस कंसिडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का पहले नाम आ रहा है तो इंडिया का बाद में नाम आ रहा है, और फिर इंडिया का पहले नाम आ रहा है पाकिस्तान का बाद में नाम आ रहा है, तो दो डिफरेंट मैचेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये एक मैच कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस की बेस्ट एग्जाम्पल हो गई। इसी तरीके से कॉम्बिनेशंस की क्या आइडेंटिटी होती है, कॉम्बिनेशंस को आप किस तरीके से ओपन करते हैं, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n minus r the whole factorial times r factorial। ठीक है, एक एडिशनल नंबर यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, r factorial आ जाता है। इसको भी ज़रा हम ओपन करके देखते हैं कि 5c3 जो होगा वो क्या हो जाएगा। 5c3 को हम कैसे ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 हो जाता है। कैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो 120 हो गया आपके पास। 5 माइनस 3 जो हो गया वो 2 फैक्टोरियल हो गया, एंड 2 फैक्टोरियल 2 होता है। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होने के बाद ये 6 बन गया। 120 अपॉन 12 आपके पास आंसर क्या आ गया, 10। तो आप देखेंगे पहले भी हमने सेम नंबर्स यूज़ किए थे। सॉरी, यहाँ पे ये 5c3 नहीं है, 5p3 है। ठीक है, हमने पहले भी सेम नंबर्स कंसिडर किए थे, अभी भी हमने सेम नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे 5 और 3 को यूज़ करके p लगाया था, और यहाँ पे 5 और 3 को यूज़ करके मैं c को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन 5p3 का आंसर 60 आ रहा है और 5c3 का आंसर बहुत कम आ रहा है, आपके पास 10 आ रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि हम परम्यूटेशंस में AC एंड CA को दो डिफरेंट नंबर्स कंसिडर कर रहे होते हैं, ज़्यादा नंबर्स कंसिडर हो रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, AC और CA आपके पास एक ही नंबर कंसिडर हो रहा होता है, तो हम यहाँ पे डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स काउंटिंग नहीं कर रहे होते कॉम्बिनेशंस में, सिर्फ 1 टाइम हम काउंट कर रहे होते हैं, इसलिए इसका आंसर हमेशा कम आता है परम्यूटेशन से। तो ये आपके पास बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ परम्यूटेशंस हो गई, बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गई, और आपको एक जर्नल कॉन्सेप्ट दे दिया, एक जर्नल बात बता दी कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है, और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, अब हम कुछ जर्नल चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। काउंटिंग टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं पैटर्न्स को काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपके पास 3 शर्ट्स हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल, और 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र्स हैं आपके पास, और 2 पेयर ऑफ आपके पास बूट्स है। ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, और मैं आपसे कहूँ आपने इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हर दिन एक डिफरेंट किटिंग करनी है, आपने मतलब डिफरेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट डे शर्ट 1 यूज़ कर लें, और उसके साथ आप 2 ट्राउज़र्स में से कोई एक ट्राउज़र 1 यूज़ कर लें, और उसके साथ आपके पास 2 बूट्स हैं, उसके साथ आप बूट 1 यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेसिंग हो गई। हो सकता है नेक्स्ट डे अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आप शर्ट 1 रहने दें, ट्राउज़र 1 रहने दें, आप क्या कर लें, आप अपने बूट्स चेंज कर लें। तो ये आपकी डिफरेंट हो गई ड्रेसिंग। S1 T1 B1 ये फर्स्ट डे हो गया, S1 T1 एंड B2 ये सेकेंड डे हो गया आपके पास। अब अगर आपको नेक्स्ट डे कुछ और डिफरेंट करना है तो आप क्या करें, आपके पास बूट्स तो ख़त्म हो गए, तो अब आप क्या करें, अब आप ट्राउज़र चेंज कर लें। तो ट्राउज़र 2 यूज़ कर लें आप। इस सेकेंड ट्राउज़र के साथ भी आपके पास 2 बूट्स की ऑप्शंस होंगे, यानी बूट 1 एंड बूट 2, यानी S1 T1 B1 ये फर्स्ट डे, S1 T1 B2 ये सेकेंड डे, इसी तरीके से S1 T2 B1 ये थर्ड डे, एंड S1 T2 B2 ये आपके पास फोर्थ डे हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास एक शर्ट को आपने कितने दिन तक यूज़ कर लिया, आपने 4 डिफरेंट डेज तक यूज़ कर लिया। इसी तरीके से आपके पास एक शर्ट 2 है, और उसी तरीके से आपके पास शर्ट 3। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो अब आपके पास ट्राउजर्स भी खत्म हो गए, आपके पास बूट्स भी खत्म हो गए, तो अब आप क्या करें, कुछ डिफरेंट करने के लिए आप शर्ट 2 यूज़ कर लें। उस शर्ट 2 के साथ भी सिमिलर ट्री डायग्राम बनेगी, और उसके साथ भी एंड में आपके पास 4 दिन वो शर्ट 2 चल रही होगी, और इसी तरीके से 4 दिन तक ये शर्ट 3 चल रही होगी। तो अगर हम काउंट करें
कि 3 शर्ट्स और 2 ट्राउजर्स और 2 बूट्स से मैं कितने डिफरेंट डेज तक इनको यूज़ कर सकता हूँ मैं कितने डिफरेंट किस्म की मैं ड्रेसिंग कर सकता हूँ। तो वो मैं कितने हो जाएंगे कि 4 शर्ट 1 से हो गए, 4 शर्ट 2 से हो गए एंड 4 शर्ट 3 से हो गए, तो आपके पास 12 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। अगर आपको गिवन कैटेगरीज में से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हर कैटेगरी में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो, जैसे कि आपके पास 3 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 2 बूट्स हैं, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप एक शर्ट यूज़ करेंगे ना, एक ट्राउजर यूज़ करेंगे और एक बूट यूज़ करेंगे, 2 शर्ट्स तो नहीं पहन सकते ना एट द सेम टाइम। तो अगर आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हो और उन कैटेगरीज में से आपने एक सर्टेन पॉइंट में कोई एक चीज़ यूज़ करनी हो, तो आप क्या करें, आप उसके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप कैसे निकाल सकते हैं कि उनके एलिमेंट्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप नोटिस करें तो ये ट्री डायग्राम भी आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है। ये 3 शर्ट्स इन 2 ट्राउजर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि फर्दर ऑन इन 2 बूट्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके पास 12 आंसर ऐसे भी आ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी बुक का काउंटिंग टेक्निक्स का चैप्टर है, काउंटिंग टेक्निक्स के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है देयर 4 ट्रैक्स अवेलेबल इन मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, ऑल्सो 3 ट्रैक्स आर अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर, इन हाउ मेनी वेज वन कैन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर यूजिंग डिफरेंट ट्रैक्स। ठीक है, आपके पास कराची टू हैदराबाद जाने के 4 ऑप्शंस हैं और हैदराबाद से आगे लाहौर जाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो जब आप कराची टू हैदराबाद जा रहे होंगे तो आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक रोड पे ही ट्रैवल करेंगे ना, किसी एक ट्रैक को आप चूज करेंगे, उस ट्रैक पे आप चले जाएंगे। और फिर हैदराबाद से आगे आप लाहौर जाना चाहेंगे तो उसमें से भी आप कोई एक ट्रैक चूज करेंगे और आगे लाहौर चले जाएंगे। तो आपके पास कराची टू लाहौर जाने की ना 2 कैटेगरीज हैं, 4 and 3, और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों कैटेगरीज में से कोई एक ट्रैक चूज करेंगे। तो हम सिंपली कितने वेज में हम कराची टू लाहौर ट्रैवल कर सकते हैं? हम क्या करें, आप सिंपली कैटेगरीज के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12 हो गया। ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि देयर आर 5 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जंप। ये बता रहा है 5 कॉम्पिटिटर्स हैं एक प्राइज के लिए, फॉर आ प्राइज बोला है। 8 फॉर अ प्राइज इन 100 मीटर्स रेस एंड 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। जो 5 कॉम्पिटिटर्स आपके पास हाई जंप के लिए हैं, आपने उनमें से प्राइज किसको देना है? किसी एक को प्राइज देना है, जो जीतेगा आपने उसको प्राइज देना है। इसी तरीके से जो 8 फॉर अ प्राइज इन 100 मीटर्स रेस है, उसमें से भी आपने किसको प्राइज देना है? जो जीतेगा आपने, जो सबसे नंबर 1 आ रहा होगा आपने उसको प्राइज देना है। यानी हर कैटेगरी में से आपने किसी एक बंदे को सेलेक्ट करना है और उसको आपने प्राइज देना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, कितने वेज में आप ये प्राइजेस दे सकते हैं कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम ये, यानी एलिमेंट्स की कैटेगरीज क्या है? एक तो 5 है आपके पास, ठीक है, 5 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जंप है, एक 8 है और एक आपके पास 7 है। तो अगर आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 8, यह आपके पास 56 बन गया। देयर आर 5 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जंप, 8 फॉर अ प्राइज इन 100 मीटर्स एंड 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज प्राइजेस बी अवॉर्डेड? तो हम क्या करेंगे, हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40 एंड 40 टाइम्स 7 आपके पास कितना बन गया? ये 280। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, ये क्वेश्चन 6 किया था हमने। क्वेश्चन 11 में देखें कि क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है कि ज़ारा फाइंड्स दैट बाय वेयरिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द जैकेट्स, शर्ट्स एंड पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स दैट शी ओन्स। ये हमारी वाली एग्जाम्पल आ गई है। जैकेट्स हैं उसके पास, शर्ट्स हैं और पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैं उसके पास, दैट शी ओन्स, शी कैन मेक अप 90 डिफरेंट आउटफिट्स। मतलब वो 90 डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसिंग कर सकती है।
उसके पास कितनी चॉइसेस ऑफ शर्ट्स हैं, उसके पास कितनी टाइप्स ऑफ जैकेट्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ जैकेट्स हैं उसके पास, 3 डिफरेंट पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैं उसके पास। और जो आपको चीज़ नहीं बताई हुई जो आपसे पूछी है वो पूछ रहा है कि कितनी टाइप ऑफ शर्ट्स हैं उसके पास, कि उसकी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ड्रेसिंग्स कितनी बन गई हैं, 90 बन गई। इस बार ये चीज़ गिवन है और आपको एक चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो 5 3 15 हो गया, 90/15 आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ज़ारा हैज़। थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं हम ज़रा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन 43 में क्या बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 2 green balls, 3 red balls and a black ball. 3 balls are picked at random. आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं एंड अ ब्लैक बॉल है आपके पास। 3 balls are picked at random. आपने 3 balls सेलेक्ट करी हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज डिजायर। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज डिजायर का मतलब क्या है कि जो आपने 3 बॉल सेलेक्ट करी हैं उसमें से यकीनन एक बॉल ब्लैक आनी चाहिए, एक बॉल रेड आनी चाहिए और एक बॉल ग्रीन आनी चाहिए। यानी तीनों कैटेगरीज में से एक एक बॉल आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने जब तीनों कैटेगरीज में से आप एक एक चीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 6। कॉम्बिनेशंस की लैंग्वेज में ना अगर हम इस पे कॉम्बिनेशंस अप्लाई करें, ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस की लैंग्वेज में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2C1, यानी आपके पास 2 ग्रीन बॉल्स हैं उसमें से आप एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग टेक्निक्स में एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है और का मतलब ऐड होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप 2 ग्रीन बॉल्स में से एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट करें एंड 3 रेड बॉल में से आपने कोई एक रेड बॉल सेलेक्ट करनी है एंड आपके पास 1 ब्लैक बॉल में से आपने कोई एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो ये चीज़ को आप सिंप्लीफाई करेंगे इनकी आइडेंटिटी से। यार अगर आपको पता है कि अगर यहाँ पे 1 लिखा होता है तो सिर्फ आंसर 1 ही आ जाता है, मतलब NC1 का जो आंसर होता है ना वो आपके पास हमेशा N होता है, ठीक है। अगर C के साथ यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो आंसर हमेशा उसका N होगा। तो यानी 2 इसका आंसर हो गया और इसका आंसर 3 हो गया और इसका आंसर 1 हो गया, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये भी आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्शंस कर रहे हैं इसलिए हम कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे हैं। आप 2 ग्रीन बॉल्स में से कोई एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको अरेंज नहीं कर रहे, ठीक है। आपने सिर्फ सिलेक्शन करनी है, आपने बॉल्स को अरेंज नहीं करना। अरेंजमेंट में P लगता है, सिलेक्शंस में आपके पास C लगता है। जो हमारी शुरू में डेफिनेशन हमने लिखी थी, हमने परम्यूटेशंस को अरेंजमेंट कहा था और कॉम्बिनेशंस को हमने सिलेक्शंस कहा था। तो जब भी आपके पास सिलेक्शंस हो रही हो आपने कॉम्बिनेशंस यूज करना है, जब भी आपके पास अरेंजमेंट्स हो रही हैं आपने परम्यूटेशंस यूज करना है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 46 कर लें तो क्वेश्चन 46 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन सुनैना टेक 1 एप्पल, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो। हर चीज इसको 1 1 चाहिए, फ्रॉम अ बास्केट कंटेनिंग 4 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस एंड 5 मैंगोज। तो फिर ये वही चीज हो गई कि हर कैटेगरी में से कोई एक चीज चाहिए इसको। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 3 12 एंड 12 5 आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। या इसको आप 4C1 इंटू 3C1 इंटू 5C1 भी लिख सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन देख लिया जो कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हमें आना चाहिए। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं। मेरे पास ये 3 लेटर्स हैं A, B एंड C, ठीक है। और इन 3 लेटर्स से मुझे डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बनाने हैं। एक वर्ड तो ये हो गया जो कि प्रोनाउंस कुछ भी कर सकता है, ऐप कर लें आप इसको, तो ये एक वर्ड हो गया ये ABC। इसी तरीके से आपने बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं
इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? एक वर्ड में बना सकता हूं CAB, फिर मैं बना सकता हूं BCA, फिर मैं बना सकता हूं CBA, फिर मैं बना सकता हूं ACB, और फिर मैं बना सकता हूं BAC। इसके अलावा आप कोई और वर्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है? ये आपको बनाने नहीं होते, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? कि इन 3 लेटर्स से आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना लिए आपने? 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्ड्स बना लिए। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि आपके पास 3 लेटर्स हैं या कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं, उनको आप कितने भी, इनको ना हम असल में अरेंज कर रहे हैं, डिफरेंट वेज में हम इनको अरेंज कर रहे हैं, तो हम इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, या 3 लेटर से आप कितने किस्म के वर्ड्स बना सकते हैं? तो आपने बताना है कि मैं 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकता हूं इससे। कि 3 लेटर्स हैं तो उनसे मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं? आपने 3 फैक्टोरियल लिख देना। तो 3 फैक्टोरियल को आप अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 6। यानी 3 लेटर्स से आप 6 डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बना सकते हैं। अब अगर इसी में अगर हम थोड़ी सी चेंजेस करें कि अगर मैं C की जगह यहां पे B ले लूं, C को मैं अगर B से रिप्लेस कर दूं, तो जहां जहां मैंने C लिखा हुआ था वहां वहां मुझे B लिखना पड़ेगा। यानी एक वर्ड BAB बन जाएगा, तीसरा वर्ड डबल BA बन जाएगा, चौथा वर्ड आपके पास अगेन डबल BA बन जाएगा, फिफ्थ वर्ड ABB बन जाएगा, एंड सिक्स्थ वर्ड आपके पास BAB बन जाएगा। तो ये आपके पास 6 डिफरेंट वर्ड्स जो बनने थे वो असल में आप 6 वर्ड्स नहीं बने। इनमें से कुछ वर्ड्स आपके पास कॉमन आ रहे हैं। एक तो डबल BA कॉमन आ रहा है, एक आपके पास BAB और BAB कॉमन आ रहा है, एक आपके पास ABB और ABB कॉमन आ रहा है। तो जहां आपके पास 6 डिफरेंट वर्ड्स बन रहे थे वहां आपके पास कॉमन होने के बाद सिर्फ कितने वर्ड्स बन पा रहे हैं? 3 डिफरेंट वर्ड्स बन पा रहे हैं। तो अभी भी आपने वही करना है, आपने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने हैं? 3 लेटर्स हैं, आपने उसका फैक्टोरियल लगाना है। लेकिन अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि B और B आपके पास रिपीट हो रहा है, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? आपके पास 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 फैक्टोरियल से। यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 2 3 आ गया। वही जो हमने डायग्राम बना के पता करा था कि 3 डिफरेंट वर्ड्स बन रहे होंगे। तो जब भी आपके पास रिपीटिशन हो रही होती है ना, आपने डिवीजन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक वर्ड लिख के दूं एब्रा कैडेब्रा, तो अगर मैं आपको इस वर्ड को अरेंज करने को कहूं तो आप कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आपने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, अपॉन आप देखें कि लेटर्स रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 मरतबा ए रिपीट हो रहा है, यानी 5 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड करना है। और कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? बी रिपीट हो रहा है आपके पास 1 एंड 2, तो बी आपके पास 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो आपने 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई बाय और कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? आर रिपीट हो रहा है शायद, तो 1 एंड 2, तो आर भी आपके पास 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, ठीक है? और कोई लेटर आपके पास रिपीट नहीं हो रहा है। तो मतलब एब्रा कैडाब्रा के हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इतने डिफरेंट किस्म के हम इसको वर्ड्स बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम जरा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी बुक का है, काउंटिंग टेक्निक्स। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स एक्स स्क्वायर y रेज टू द पावर 4 एंड z क्यूब। आपके पास एक लेटर लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, आप इसको समझेंगे। आपके पास वर्ड लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर को आप समझे x इंटू एक्स लिखा हुआ है, और y की पावर 4 को आप समझे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई लिखा हुआ है, एंड z की पावर 3 को आप समझे z इंटू z लिखा हुआ है। तो अब आपने बताने कि नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस कितने बना सकते हैं हम इसमें?
तो आपने काउंट कर लेने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन जो भी रिपीटिशन हो रही है आपने उससे डिवाइड कर देना है। यानी x 2 मरतबा रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर ऑप्शन बॉय हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको किस वर्ड को अरेंज करना है? असैसिनेशन को आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो असैसिनेशन में आप काउंट कर लें कितने लेटर्स हैं। ये 13 लेटर्स हैं, तो आपने ऊपर लिखना है 13 फैक्टोरियल अपॉन आपके पास ए कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? आपके पास ए जो हो रहा है वो 1 2 एंड 3, 3 मरतबा ए रिपीट हो रहा है। और उसके बाद आपके पास एस कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? एस 4 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू उसके बाद और कोई लेटर है जो कि रिपीट हो रहा है, एन 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इनटू और कौन सा लेटर है? आई 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें उसने सिंपली मुझे बोला है कि मुझे अरेंज करना है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फास्ट। तो आपने फास्ट को अरेंज करना है, तो फास्ट में आपके पास कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 4 लेटर्स को कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें किसी लेटर की किसी भी किस्म की रिपीटेशन नहीं हो रही, तो मैं किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 फैक्टोरियल आपके पास कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपके पास 24 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में देखें, आपको क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड केजोल वेयर एल ई ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। आपने इस वर्ड को अरेंज करना है, CAJOLE, आपने इस वर्ड को अरेंज करना है। लेकिन आपने इसको इस तरीके, आपने बिल्कुल रैंडमली अरेंज नहीं करना, आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि एल और जी जहां पे भी जाए ना हमेशा साथ साथ रहे। ठीक है, उसने बोला एल और ई ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। तो आप इसको कैसे अरेंज करते हैं? जिन दो लोगों को साथ होना होता है ना, आप उनको ना एक बॉक्स में डाल दिया करें कि एल और ई एक बॉक्स में आ गए। ठीक है, मतलब आपके पास 6 लेटर्स थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपने 2 लेटर्स को बॉक्स में डाल दिया, तो बाकी 4 बच गए, 3 4 5 6। ये लेटर्स नहीं लिख रहा मैं, डॉट्स डाल रहा हूं उनकी जगह। अब आप इसको काउंट कैसे करते हैं? ये आपका एक लेटर, ये आपका दूसरा लेटर, ये आपका तीसरा लेटर, ये आपका 4th लेटर, और ये जो आखिरी बॉक्स है ना, ये आपके पास पूरा 5th लेटर कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एल ई है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी आ सकता है, या यहाँ पे भी आ सकता है, या यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन वो बॉक्स के साथ ही आएगा, वो बॉक्स के बगैर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ई बाहर आके कहीं बीच में आ गया। जहां अगर एल और ई को जाना है, तो मतलब ये एक लेटर हो जाएगा, ये एक लेटर इन चारों के साथ अरेंज हो सकता है, चाहे आप एल ई को एंड में लिखें या बीच में लिखें या बीच में लिखें, यहाँ लिखें या कहीं पे भी लिखें। तो ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर, ये 4th लेटर, और ये पूरा 5th लेटर कंसिडर किया जाएगा। तो आपकी कितने वेज में अरेंजमेंट्स हो जाएंगी इसकी? 5 फैक्टोरियल वेज में आप इसको अरेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एल और ई आपस में अपने आप को बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल वेज में मजीद एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। मतलब एल और ई और एल भी हो सकता है। ये अगर अरेंजमेंट करेंगे तो बॉक्स के अंदर ही करेंगे, बॉक्स के बाहर नहीं आएंगे। ये ई और एल हो सकते हैं या एल और ई हो सकता है, यानी मजीद 2 फैक्टोरियल से आपने और मल्टीप्लाई करना है अपने आंसर को। 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 हो गया। एंड 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 होता है, एंड 120 टाइम्स 2 आपके पास आंसर क्या हो गया? 240। इसी तरीके से हम जरा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है? 30 में ये बोल रहा है कि फैमिली of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged in a row for a photograph
इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर, मतलब जितनी भी सिस्टर्स हैं उन सबको साथ साथ बैठना है, ठीक है। तो आपके पास कितनी सिस्टर्स हैं, आपके पास 3 सिस्टर्स हैं, तो आप उनको बॉक्स में डाल लेंगे। ये 3 सिस्टर्स हो गई, 1 2 एंड 3। और बाहर कितने लोग बच गए, बाहर सारे के सारे ब्रदर्स बच गए, 1 2 3 एंड 4। अभी अगर सिस्टर्स को बीच में आना है तो ये पूरे बॉक्स के साथ बीच में आएंगे। अब आप कैसे काउंट करेंगे, ये फर्स्ट लेटर, ये सेकेंड लेटर, ये थर्ड लेटर, ये फोर्थ लेटर और ये पूरा आपके पास फिफ्थ लेटर, यानी 5 फैक्टोरियल वेज में तो एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय सिस्टर्स अपने आप को अंदर 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल गिव्स यू 120 एंड 3 फैक्टोरियल गिव्स यू 6। नाउ 120 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 720। अच्छा, इसने आंसर ऑप्शंस में सिंप्लीफाई नहीं किया, तो आंसर ऑप्शन डॉग हो जाएगा आपका सिंपली 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी होती हैं। ये तो हमने जैसे कि स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट्स करी है ना, तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी होती हैं हमारे पास। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है, जब कुछ लेटर्स को आपने सर्कल में अरेंज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल ऑन अ टेबल इज व्हाट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के जो नंबर ऑफ परमिटेशंस होते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। इसमें सिंपली आप n फैक्टोरियल नहीं करते, इसमें आप करते हैं n-1 होल फैक्टोरियल। अब इसका एक थ्योरम है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़े, ठीक है। हम डायरेक्टली वेज देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर वे में आप अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को। तो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे आपने उसमें से क्या करना है, -1 करना है, फिर फैक्टोरियल लगाना है। जैसे कि आपके पास 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स है ना, n की वैल्यू 5 है, यानी आपने क्या करना है, 5 में से -1 करना है और उसके बाद आपने फैक्टोरियल निकालना है, यानी 5 - 1 4 हो गया, एंड 4 फैक्टोरियल गिव्स यू 24। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ ऐसे ही है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो ये भी वही है, 5 - 1 इंटू होल फैक्टोरियल, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल टाइम्स ये भी 24 हो गया। अच्छा, जब आपको सर्कुलर वेज में नंबर्स को अरेंज करके कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, कोई आप पर्टिकुलर चीज डिजाइन कर रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे सिर्फ अरेंज नहीं कर रहा, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ नेकलेस। आप एक नेकलेस बना रहे हैं, तो उस वक्त नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। जब आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, सर्कुलर वे में अरेंज करके किसी चीज को डेवलप करना हो, जैसे नेकलेस आप डेवलप करें, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नेकलेस बना रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस में वो ये नहीं बोल रहा था कि आप नेकलेस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, n की जगह 5 डाला, तो 5 - 1 ये आपके पास 4 फैक्टोरियल हो गया, और 4 फैक्टोरियल को आपने डिवाइड बाय 2 जरूर करना है, तो 24/2 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 12। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट फ्लावर्स बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड। यहाँ पे गार्लैंड प्रोड्यूस करें, आप गार्लैंड डेवलप करें, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज आप भी बना रहे हैं, कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला n-1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा आपके पास, यानी 9 - 1 होल फैक्टोरियल अपॉन 2, जो कि आपके पास बन गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, आपने करना है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2। अगर आप कोई चीज़ कैंसिल करना चाह रहे हैं, कैंसिल करने, बड़ा वाला नंबर कैंसिल करना आसानी हो जाएगी आपके लिए, 2 1s एंड 2 4s। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 3s 6 होता है, 6 4s 24 होता है, 24 5s 120 होता है, 120 टाइम्स 6 720 होता है, 720 मल्टीप्लाई बाय 7 4s 28 होता है। तो 720 को आपने मल्टीप्लाई करना है 28 से, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 8 0s 0, 8 2s 16, 8 7s 56 + 1 57, क्रॉस 2 0s 0,
and 2 2s are 4 and 2 7s are आपके पास ये 14 बन गया. Now this becomes 0, this becomes 6, now this becomes 11, 6 plus 4 10 और 1 plus 1 2 20,160 आंसर ऑप्शन डॉग हो गया. ठीक है, तो ये आपके पास सर्कुलर वे में जब आप अरेंज कर रहे होते हैं तो सर्कुलर वे में अरेंज करने का तरीका है. अच्छा जी, अच्छा इसी से हम एक ब्लैंक अप्रोच पढ़ रहे हैं. इसी चीज़ को हम अरेंजमेंट की अप्रोच को हम ब्लैंक अप्रोच में लेके आ रहे हैं. उससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हमारे पास ब्लैंक अप्रोच के थ्रू सॉल्व होते हैं. ब्लैंक अप्रोच क्या होती है वो ज़रा हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 नंबर्स हैं, कोई से भी 6 नंबर्स ले लें आप. 2 1 7 6 एंड 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 3 ले लिया मैंने. ठीक है, मुझे इन 6 नंबर से 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है. और 6 डिजिट का नंबर मुझे ऐसे बनाना है कि उस नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, यानी रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है. तो अगर ब्लैंक अप्रोच क्या कहती है कि आपने जितने डिजिट का नंबर बनाना हो ना आप उतने ब्लैंक्स बना लें. कि अगर आपने 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप क्या करें, आप 6 ब्लैंक्स बना लें. 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6. ठीक है, आपने ये 6 ब्लैंक्स बना लिया. अब आप इन 6 ब्लैंक्स को कैसे टैकल करते हैं. आप अपने आप से पूछते हैं कि इस फर्स्ट ब्लैंक में कितने नंबर्स आने की चॉइसेस है. मतलब आपके पास कितनी चॉइसेस है नंबर्स की. 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 चॉइस ऑफ नंबर्स हैं आपके पास. तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे 6 लिख देना. याद रहे कि इन ब्लैंक्स में आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ चॉइसेस. इस बात का ख्याल रखिएगा, इससे मत कंफ्यूज करिएगा. मैंने ये वाला 6 उठा के यहां पे नहीं लिखा. ठीक है, यहां पे मेरे पास 6 चॉइसेस थी. मैंने देखा कि फर्स्ट ब्लैंक को यूटिलाइज करने के लिए, फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस थी इनिशियली, तो 6 चॉइसेस थी. अब सेकंड ब्लैंक में भी मेरे पास सारे नंबर्स फिट इन हो सकते हैं, लेकिन इन सारे नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर, आइदर 2 आइदर 1 आइदर 7 आइदर 6 आइदर 4 और 3, आपके पास इनमें से कोई सा भी एक नंबर फर्स्ट ब्लैंक में आ चुका होगा. मुझे नहीं पता कौन सा आया, लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि कोई सा भी एक नंबर फर्स्ट ब्लैंक में फिट इन हो चुका है. तो अब मेरे पास सेकंड ब्लैंक के लिए 5 चॉइसेस हैं. सिमिलरली थर्ड ब्लैंक के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, 1 चॉइस है. तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास. जिसका मतलब हो गया आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया. एंड 6 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, 720. अगर आप गौर करें तो इनको अगर आप अल्फ़ाबेट समझ लें, 2 1 7 6 4, इनको अगर आप अल्फ़ाबेट समझ लें तो आपके पास 6 अल्फ़ाबेट्स लिख के आपने उन 6 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है सिंपली. तो 6 फैक्टोरियल वेज में आप उनको अरेंज कर सकते हैं 720 वेज में. लेकिन अगर मैं इसमें फर्दर कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दूं, यानी ऊपर वाली 2 रिस्ट्रिक्शंस तो अभी भी हैं, एक और कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये डाल दूं कि नंबर शुड बी इवन, यानी जो नंबर आपने डेवलप करना है वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो इवन नंबर हो. तो फिर मैं 6 ब्लैंक्स बना लेता हूं क्योंकि मुझे 6 डिजिट का नंबर एक डेवलप करना है ना. 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 ब्लैंक्स बना लिए. अब 6 ब्लैंक्स में मुझे नंबर्स ऐसे फिट करने हैं कि इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं. नंबर शुड बी इवन, यानी जो 6 डिजिट का जो एक बहुत ही बड़ा सा नंबर बन के आएगा, लैक्स में जो नंबर बन के आएगा आपके पास, वो नंबर जो होना चाहिए ना वो इवन नंबर होना चाहिए. और हमें ये बात पता है कि कितना भी बड़ा आपके पास नंबर क्यों ना हो, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 02468 है तो वो नंबर इवन है. अगर 02468 के अलावा कोई और डिजिट है तो वो नंबर इवन नहीं है, वो ऑड है. ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स जो है ना हमारे पास, वो ये वाला जो बॉक्स है ना, यहाँ पे सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स है या रिस्ट्रिक्टेड ब्लैंक है.
हमेशा रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पहले स्टार्ट करते हैं। यानी पे इस ब्लैंक में मेरे पास कितने चॉइसेस ऑफ नंबर्स हैं, मेरे पास यहाँ पे एक 2 फिट इन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए, एक 2 फिट इन हो सकता है, एक 6 फिट इन हो सकता है, एक 4 फिट इन हो सकता है। यानी इस ब्लैंक के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 6 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 3 चॉइसेस लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आप किसी पे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सारे नंबर्स फिट इन हो सकते हैं, 6 के 6 नंबर्स फिट इन हो सकते हैं, लेकिन कोई सा भी एक नंबर इस ब्लैंक में आ चुका है। हमें नहीं पता 2, 6 या 4 में से कौन सा है, लेकिन हमें इतनी बात पता है कि गिवन 6 नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर जरूर इस ब्लैंक में फिट इन हो सका है। तो यहाँ पे 5 आएगा, N4 आएगा, N3 आएगा, N2 आएगा, N1 आएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 5, तो ये जाएगा 120 टाइम्स 3, आपके पास 360 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करते हैं ब्लैंक वाली अप्रोचेस के थ्रू। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो है 31 जो आपकी बुक का क्वेश्चन 31 है, वो हम करते हैं ज़रा। तो आपको क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड। अच्छा, इसने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, बोल रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको कितने डिजिट का नंबर डेवलप करना है, 3 डिजिट आपको नंबर डेवलप करना है। और 3 डिजिट नंबर में जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जितने डिजिट का नंबर आपने बनाना होता है ना, आपने उतने ब्लैंक्स बना लेने हैं। मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 ब्लैंक्स बना लिए मैंने। अब फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास सारे नंबर्स आ सकते हैं, 6 चॉइसेस हैं मेरे पास। याद रहे कि जो मेरे पास एलिमेंट में जो 6 लिखा है वो वाला 6 मैं यहाँ पे नहीं इनपुट कर रहा, मैं नंबर ऑफ चॉइसेस को इनपुट कर रहा हूँ कि मेरे पास 6 चॉइसेस अवेलेबल है फॉर द फर्स्ट ब्लैंक। अब सेकंड ब्लैंक में भी मेरे पास सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा नंबर हो जो कि नहीं आ सकता। अब इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड है, यानी फर्स्ट ब्लैंक में जो नंबर आ चुका होगा ना, वो यहाँ पे सेकेंड ब्लैंक में वापस आ सकता है। पिछले जो हमने जो सिनेरियो रखा था उसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड किया हुआ था। तो अगर फर्स्ट ब्लैंक में जो नंबर आ चुका था वो नंबर सेकंड ब्लैंक में नहीं आ सकता था, इसलिए हम एक कम रखते थे चॉइसेस को। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस रिड्यूस नहीं होंगी। अगर फर्स्ट ब्लैंक में जो नंबर आ चुका है वो नंबर सेकंड ब्लैंक में भी आ सकते हैं, नहीं सेकंड ब्लैंक में भी आपके पास उसका ऑप्शन ओपन है आपके पास। यानी आपके पास सेकंड ब्लैंक में भी 6 चॉइसेस अवेलेबल हैं और थर्ड ब्लैंक में भी 6 चॉइसेस अवेलेबल हैं। यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 आपके पास आंसर हो जाएगा 216। इसी तरीके से क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। इस बार रिपीटिशन नॉट अलाउड हो गई है। How many different 3-digit positive whole numbers can be formed with the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6? तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए अगेन हमारे पास 6 चॉइसेस हैं। सेकंड ब्लैंक के लिए सारे नंबर्स फिट इन हो सकते हैं, लेकिन कोई सा भी एक नंबर फर्स्ट ब्लैंक में आ चुका होगा। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे 5 हो जाएंगे एंड देन 4 हो जाएंगे, देन 6 इंटू 5 इंटू 4 आपके पास 30 टाइम्स 4 आंसर 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फिर से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आपने 3 ब्लैंक्स बना दिए, लेकिन इस बार आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, सारे ऑप्शंस 1 1 1 1 1 है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास वैसे तो ये सारे वंस आ सकते हैं, 6 के 6 वंस आ सकते हैं, लेकिन वंस तो सारे सेम ही है ना, कोई नंबर डिफरेंट नहीं है ना। तो असल में एक्चुअली में मेरे पास फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने की एक ही चॉइस है, सेकंड ब्लैंक को फिल करने की भी मेरे पास एक ही चॉइस है, और थर्ड ब्लैंक को भी फिल करने की मेरे पास एक ही चॉइस है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 1 इंटू 1 इंटू 1। ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, एक ही वर्ड बना सकता हूं। अब 6 1 से 6 1 से आप एक ही नंबर बना सकते हैं, और वो नंबर क्या होगा, 111। 111 के अलावा आप कोई नंबर बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई डिजिट डिफरेंट है ही नहीं 1 के अलावा। तो जो नंबर बन के आएगा ना, वो 111 बन के आएगा, और वो एक ही नंबर होगा। 112 113 114 वगैरह बन के नहीं आ रहा कुछ, तो आपके पास एक ही नंबर बन के आ पाएगा इसमें। तो 1 वे हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 देखता है। क्वेश्चन 34 भी यही है, आपको 3 ब्लैंक्स बना लिया आपने।
आपके पास सेम चॉइसेस हैं जो 33 में थी वो यहाँ पे भी हैं, लेकिन इस बार इसने बोल दिया अस्यूमिंग दैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब मेरे पास फर्स्ट ब्लैंक के लिए 1 चॉइस है, अब सेकंड ब्लैंक के लिए ना मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास 1 था ना वो फर्स्ट ब्लैंक में आ चुका है। अब ये 1 वापस ब्लैंक सेकंड ब्लैंक में नहीं आ सकता, और 1 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास 0 चॉइस है, यहाँ पे भी मेरे पास 0 चॉइस है। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नंबर ही नहीं बन सकता, ये आपके पास आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन 35 भी देख लेते हैं। Assuming that digit can be repeated, how many different 3-digit positive whole numbers can be formed with the numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 5? तो आपके पास ऑप्शंस में क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब आप यहाँ पे गौर करें कि फर्स्ट ब्लैंक में ना 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट ब्लैंक में 0 आ गया ना तो नंबर 2 डिजिट का बन जाएगा और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक के लिए आपके पास इस बार 6 चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, इंस्टेड आपके पास यहाँ पे 5 चॉइसेस अवेलेबल है। अब सेकंड ब्लैंक में 0 आ सकता है, 0 का सेकंड पोजीशन में आने में कोई मसला नहीं है, और डिजिट रिपीट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे 0 भी आ सकता है, जो फर्स्ट ब्लैंक में जो नंबर आया वो भी आ सकता है, यानी ऑप्शंस कट डाउन नहीं होंगे। आपके पास टोटल 6 के 6 ऑप्शंस हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, और टोटल 6 के 6 ऑप्शंस हैं आपके पास थर्ड ब्लैंक के लिए भी। आपके पास ऑप्शंस रिड्यूस नहीं हो रही है, चॉइसेस रिड्यूस नहीं हो रही हैं आपके पास, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। नाउ 6 इंटू 6 36 हो गया, एंड 36 इंटू 5 आपके पास ये आंसर क्या आ गया? 180। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक अप्रोच होती है, इसको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इसके थ्रू भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, थोड़े से हम और एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं जरा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी 11 चूज अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। देखिए आपके पास 11 लोग हैं, और 11 लोगों में से ना आपने कोई से भी 2 लोगों को चुनना है और उनको पोस्टें देनी है। एक पोस्ट क्या है? कैप्टन की पोस्ट है, और एक पोस्ट क्या है? वाइस कैप्टन की पोस्ट है। ठीक है, तो अब इसमें पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है कि ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन आ जाए ना, या कोई वैकेंसी आ जाए, या कोई पोस्ट आ जाए, तो उस क्वेश्चन में नंबर्स के बीच में ऑर्डर इंपॉर्टेंस लगने लगता है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यानी ये जो है ना, ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है। आपने 11 में से, अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस के थ्रू अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, कॉम्बिनेशंस के थ्रू अगर मैं एक्सप्लेन करूं, आपके पास 11 लोग हैं, 11 में से आपने कोई सी भी 2 लोगों को चुनना है और उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना है। तो सबसे पहले तो आप 11 में से 2 लोगों को चुन लें। जब 11 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा तो आप अपनी एक्सप्रेशन बनाएंगे 11C2, क्योंकि आप 11 में से कोई सी भी रैंडमली 2 लोगों को सेलेक्ट करके आगे बुला रहे हैं अपने रूम में। अब जब ये 2 लोग आ जाएंगे आपके पास, ये सिलेक्शन हो गई आपके पास, फिर आपको इनको पोस्ट देनी है। तो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए और पर्सन बी आ गए आपके पास, तो पर्सन ए बोल सकता है कि मुझे कैप्टन बनना है, और पर्सन बी बोल सकता है कि मुझे भी कैप्टन बनना है। हो सकता है पर्सन ए बोले कि मुझे वाइस कैप्टन बनना है, पर्सन बी को कैप्टन बनाओ। हो सकता है पर्सन बी बोले कि मुझे वाइस कैप्टन बनना है, पर्सन ए को कैप्टन बनाओ। यानी जब ये दोनों आपके रूम में आ जाएंगे ना 11C2, जब आपने बना ली होगी अपनी एक्सप्रेशन, तो जब आप पोस्ट देने की बारी आएगी ना, तो ये आप इन दोनों को मजीद कितने वेज में पोस्ट दे सकते हैं? आप मजीद इन दोनों को 2 फैक्टोरियल वेज में पोस्ट दे सकते हैं। या तो पर्सन ए को वाइस कैप्टन बना दें, पर्सन बी को कैप्टन बना दें, या इसका ऑपोजिट कर दें, पर्सन बी को वाइस कैप्टन बना दें और पर्सन ए को कैप्टन बना दें। ठीक है, तो 11C2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इज सेम थिंग एज 11P2। अगर आपने देख ही लिया है कि ये क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशंस का है, क्योंकि क्लासिफिकेशंस आ गई हैं क्वेश्चन में, वैकेंसी आ गई है, कोई पोस्ट आ गई है, तो बजाय C यूज करने के आप यहाँ पे P यूज करें।
ठीक है, और P के आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व करें। अगर आपको P यूज करने का दिल नहीं चाह रहा तो आप इसको छोड़ दें। आप कॉन्सेप्चुअली करें कि पहले 11 में से आपने 2 लोगों को सिलेक्ट किया, उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि आपने उनको पोज देनी है। आप 2 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में आप उनको पोज दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एक साइड को सिंप्लीफाई कर दें, चाहे तो 11P2 को सॉल्व कर ले या 11C2 को सॉल्व कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 11P2 सॉल्व कर लेते हैं। 11P2 कैसे सॉल्व होता है? 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने इसको पूरा ओपन नहीं करना 11 फैक्टोरियल का। 11 फैक्टोरियल ओपन होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 वगैरह। और नीचे जो 11 माइनस 2 लिखा हुआ है ना, 11 माइनस 2 वो 9 फैक्टोरियल बनता है। यानी नीचे यहाँ पे एक 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है आपके पास, और अगर आप 11 फैक्टोरियल को पूरा ओपन करें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू f, जिसका मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का मतलब होता है 9 फैक्टोरियल ही है आपके पास। ठीक है, आप उसको 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है आप पूरा ओपन करें, और पूरा ओपन करना भी नहीं होता, बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन भी फंस जाएगी आपकी। 11 इंटू 10 आपके पास आंसर क्या आ गया? 110। आप बस इसको 10 तक ओपन करें और बाकी छोड़ देना। बाकी आगे के 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे के 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर सिर्फ 110 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया परम्यूटेशंस का। आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है कि कब हमने परम्यूटेशंस यूज करनी है, कब हमने कॉम्बिनेशंस यूज करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? देयर आर 10 कॉम्पेटिटर्स इन अ रेस फॉर 3 प्राइजेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द प्राइजेस बी गिवन। तो फिर ये देखें ना, इसमें ऑर्डर आ गया, रैंक आ गया कि प्राइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आ गई है, क्लासिफिकेशन आ गई है, वैकेंसी आ गई है। तो ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्टली इसमें 10P3 लगाएं तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशंस के थ्रू करना चाहें तो आप इसको क्या करें, आप पहले 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर लें जिनको आपने प्राइज देना है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर 3 लोग स्टेज पे आ गए, ये 3 लोग आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में लड़ सकते हैं कि मैं फर्स्ट प्राइज लूंगा, तुम सेकंड प्राइज लो, तुम थर्ड प्राइज लो, या आप ये कर लें। या आप अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली 10P3 लगा दें, उससे भी आंसर यही आएगा। हम इस बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पिछली बार हमने P को सिंप्लीफाई किया था ना, इस बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो, तो 10 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 10 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल। मैं आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूं C की, इंटू R फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल आपके पास एज इट इज है। नाउ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जैसे कैंसिल आउट हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल आपके पास क्या बन गया? 10 इंटू 9 इंटू 8। मजीद इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे का 7 इंटू 6 इंटू 5 वगैरह नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो चुका होगा। तो 10 इंटू 9 क्या कहते हैं 90 हो गया, और 90 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास 720 आंसर आ गया। अगर आप इसको ओपन करते तो ये भी यही ओपन होता, n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 होल फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल। ये भी चीज यही बन रही है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, सेम चीज है, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप उसको भी ब्लैंक वाली अप्रोच से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख ले, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है कि इसको ब्लैंक वाली अप्रोच से पिक करना। देयर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट केस कैन द 6 क्वेश्चंस बी आंसर्ड। आपने 6 क्वेश्चंस को आंसर करना है, 4 5 6। पहले क्वेश्चन को आप कितने वेज में आंसर कर सकते हैं? 2 वेज में। दूसरे, क्योंकि आप या तो ट्रू लगाएंगे या फॉल्स लगाएंगे अगर आप बिल्कुल रैंडमली कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को भी आप ट्रू या फॉल्स लगा सकते हैं 2 वेज में, थर्ड क्वेश्चन को भी 2 वेज में, फोर्थ क्वेश्चन को भी 2 वेज में, फिफ्थ क्वेश्चन को भी 2 वेज में, सिक्स क्वेश्चन को भी 2 वेज में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 6। थोड़ी देर बाद आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा, डायरेक्टली आप 2 रेज़ टू पावर 6 लिखेंगे। 2 रेज़ टू पावर 6 कितना हो गया? ये आपके पास 64 हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अरेंजमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बॉक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ
इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल अ स्पेसिफिक बुक बी एट द सेंटर, मतलब एक फाइनल आंसर ये देना है। इन शॉर्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आपको 7 डिफरेंट बुक्स को शेल्फ पे अरेंज करना है, लेकिन इस तरीके से अरेंज करना है कि एक स्पेसिफिक बुक, फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर की जो बुक है ना, वो बिल्कुल सेंटर में हो। यानी 7 बुक्स ये अरेंज हो रही है शेल्फ पे, 3 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर की जो बुक है ना, वो आपके पास बिल्कुल सेंटर में, यानी यहाँ पे हैरी पॉटर की बुक आ जाए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने H लिख दिया। तो बेसिकली जो अरेंजमेंट्स हो रही होंगी, ये नंबर तो फिक्स्ड हो गया ना आपके पास, ये नंबर तो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो अरेंजमेंट्स हो किन के बीच में रही होंगी, इन 3 बुक्स में, और इन 3 बुक्स में आपस में अरेंजमेंट्स हो रही है। टोटल 6 बुक्स में आपस में अरेंजमेंट हो रही होंगी, एक बुक तो किसी ने फिक्स कर दी है, तो वो 6 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंजमेंट कर रहे होंगे, यानी 720 आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, in how many ways can 7 different books be arranged in a shelf, in how many of these ways will a specific book be at either end। मतलब वो बोल रहा है कि आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि हैरी पॉटर की बुक या तो एक्सट्रीम राइट पे है फॉर एग्जांपल, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। नहीं, ये हो सकता है यहाँ पे, यहाँ तो बिल्कुल यहाँ पे है, या तो बिल्कुल यहाँ पे है। तो अगर हैरी पॉटर की बुक फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम राइट पे आती है, तो बाकी ये जो बुक्स हैं ये अपने आप को 6 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। अब एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि हैरी पॉटर की बुक जरूरी तो नहीं है कि इस साइड पे, हो सकता है हैरी पॉटर की बुक 4 5 6 7 हो सकता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रही हो आपके पास, तो उस वक्त ये नंबर्स अपने आपको 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 2 केसेस हो गए, दिस केस वेयर हैरी पॉटर इज एट एक्सट्रीम राइट, और दिस केस, और बोल रहा हूं मैं, वेयर हैरी पॉटर इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट। तो 6 फैक्टोरियल इसकी अरेंजमेंट्स हो गई और 6 फैक्टोरियल इसकी अरेंजमेंट्स हो गए। आपने इन दोनों अरेंजमेंट्स को ऐड कर देना है, 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल टाइम्स 2 यानी 720 टाइम्स 2 आपके पास कितना हो गया, 1440 हो गया ये। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जरा। क्वेश्चन 15 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 15 में ये क्या पूछ रहा है कि देयर 7 डिफरेंट पोस्ट, बात फिर से आ गई पोस्ट की, ठीक है। तो मतलब थोड़ी सी हम हिंट ले रहे हैं कि ये हो सकता है परम्यूटेशंस का क्वेश्चन हो। देयर 7 डिफरेंट पोस्ट वेकेंट ऑफ विच 3 मस्ट बी हेल्ड बाय ग्रेजुएट्स एंड 2 बाय अंडर ग्रेजुएट्स, while the remaining 2 may be given to either graduates or undergraduates। मतलब आपने 7 डिफरेंट पोस्ट देनी है, उसमें से 3 पोस्ट तो आपने ग्रेजुएट्स को देनी है, 2 पोस्ट आपने अंडर ग्रेजुएट्स को देनी है, तो 5 तो ये हो गई। बाकी तो जो 2 पोस्टें बच जाएंगी वो आपकी मर्जी है, आप ग्रेजुएट्स को देना चाहे ग्रेजुएट्स को दें, आप अंडर ग्रेजुएट्स को देना चाहे आप अंडर ग्रेजुएट्स को दें, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने ग्रेजुएट्स हैं, 10 ग्रेजुएट्स हैं और 5 अंडर ग्रेजुएट्स हैं, और वो अप्लाई करें इन पोस्ट के लिए। हाउ मेनी वेज कैन द पोस्ट बी फिल्ड। तो अगर आपके पास 10 ग्रेजुएट्स हैं तो 10 में से कोई से भी 2 ग्रेजुएट्स को आपने पोस्ट देनी है, कितनी, 3। तो मैं यहाँ पे 10P3 लिख रहा हूं क्योंकि बात हो रही है पोस्ट की, क्लासिफिकेशंस की, वैकेंसी की, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपके पास एंड बाकी 2 पोस्टें किसको देनी है, अंडर ग्रेजुएट्स को देनी है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है एंड 2 बाय अंडर ग्रेजुएट्स, एंड मींस मल्टीप्लाई होता है। तो अंडर ग्रेजुएट्स आपके पास कितने हैं, 5 अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो 5P2 हो गया आपके पास। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 पोस्ट बच जाएंगी वो आपकी मर्जी है, आप ग्रेजुएट्स को दें कि अंडर ग्रेजुएट्स को दें। अगर आपने 10 अंडर ग्रेजुएट्स में से 3 अंडर ग्रेजुएट्स को जॉब पे लगा दिया तो यहां से 7 अंडर ग्रेजुएट्स बच गए, और यहाँ पे 5 ग्रेजुएट्स थे, ये अंडर ग्रेजुएट्स हैं, 5 अंडर ग्रेजुएट्स में से 2 अंडर ग्रेजुएट्स को जॉब पे लगा दिया तो 3 अंडर ग्रेजुएट्स यहाँ से बच गए। यानी बेसिकली आपके पास 10 अंडर ग्रेजुएट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो उन 10 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, उसमें से 7 ग्रेजुएट्स हैं और 3 अंडर ग्रेजुएट्स हैं। इन 10 पीपल में से कोई से भी 2 को आपने मजीद 2 पोस्टें देनी है।
तो इस बार मैं मर्ज करके लिख रहा हूँ, 10p2 लिख रहा हूँ मैं, इस बार अलग अलग नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो अब आपने सिंप्लीफाई करना है, 10p3 को आप ओपन कर दें, कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 द होल फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 द होल फैक्टोरियल, आपके पास क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप सिंपली लिखें 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे बाकी 7 फैक्टोरियल जो है वो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 5 फैक्टोरियल को आप लिखें 5 इंटू 4 इंटू बस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस 10 फैक्टोरियल को आप लिखें 10 इंटू 9, आगे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो अब आप सिंप्लीफाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, चाहें तो ये 5 4 20 हो गया और 28 160 हो गया, एंड 9 9 81 होता है। तो 1 और 81 इंटू 10 आपके पास 10 इंटू 10 8100 होगा, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 720, 720 इंटू 5 ये आपके 720 इंटू 20 कर लेते हैं पहले, तो 720 इंटू 20 कितना हो गया 72 इंटू 2 144 और 2 जीरोस, तो 14,400 ये हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10 एक और करना है, मल्टीप्लाई बाय 9 एक और करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 आपने करना है, या 144 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 4 36, 9 4 अगेन 36, 37 38 39, 9 1 9 10 11 12, 1296 हो गया ये, और आके 3 जीरोस एज इट इज, तो 1296000 हो गया आपके पास आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके पास बॉय हो गया। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन 42 में क्या है कि ये बता रहा है कि अ बॉक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स contain 4 that are defective and 5 that are non-defective. How many ways can an inspector choose 5 transistors so that 4 are defective? आपने 5 ट्रांजिस्टर्स इस तरीके से चूज करने कि इसमें से 4 डिफेक्टिव है, यानी अगर 4 डिफेक्टिव आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक अनडिफेक्टेड आएगा आपके पास। तो डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स कितने हैं 4 हैं, और उनमें से 4 डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर से आपने 4 डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स चूज करने, यानी 4C4 ही हो गया। चूज कर रहे हैं आप, सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई वैकेंसी कोई पोजीशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है। और बाकी 5 आपके पास नॉन डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स हैं, उनमें से जब आपने टोटल 5 ट्रांजिस्टर्स चूज करने हैं तो 4 डिफेक्टिव होंगे, तो बाकी एक नॉन डिफेक्टिव आपको चूज करना होगा, यानी 5 नॉन डिफेक्टिव में से आपने एक नॉन डिफेक्टिव चूज करना होगा। Now 5C1 हमें पहले भी देख चुके हैं, NC1 आपके पास n के बराबर होता है, यानी 5C1 आपके पास 5 हो गया, और NCN जो होता है ना आपके पास, अगर आप फॉर्मूले से ओपन नहीं करना चाह रहे तो NCN आपके पास हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 4C4 जो हो जाएगा वो आपके पास 1 हो जाएगा, 1 टाइम्स 5 आपके पास 5 आंसर हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से हम जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, क्वेश्चन 44। तो क्वेश्चन 44 में क्या है कि हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स ईच की कमिटी बनानी है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 men and 4 women इफ पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। बोला एक वुमेन तो जरूर आएगी, ठीक है। जब कोई किसी को मस्ट सेलेक्ट करना होता है ना, तो आप उसको 1C1 लिख लेते हैं, यानी आप उसको अपनी काउंटिंग में काउंट ही नहीं करेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं 1C1, क्योंकि एक वुमेन तो मस्ट आएगी ना, आप उसको काउंटिंग में सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपके पास 12 लोग हैं, एक वुमेन मस्ट आ गई, तो बाकी जो सिलेक्शंस हो रही होंगी वो 11 लोगों में से हो रही होंगी, और 11 लोगों में से आपको वैसे 12 लोगों में से 5 लोग सिलेक्ट करने थे, एक तो मस्ट आएगी, यानी बच जाएंगे 11 लोग, और उन 11 लोगों में से मजीद आपको 4 और सेलेक्ट करने होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1C1 इंटू 11C4। ये तो 1 ही बन गया, आप 11C4 को सिंप्लीफाई कर लें, यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 इंटू 7 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। अब विन कर लें इसको, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, इससे ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, बाकी 4 फैक्टोरियल 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 10s are 30 एंड 30 टाइम्स 11, आंसर क्या हो गया आपके पास 330। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 में क्या बोल रहा है कि एवरीबॉडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबॉडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम इज व्हाट। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक रूम में 15 लोग हैं और हर बंदा एक दूसरे बंदे से जरूर हाथ मिलाएगा, ठीक है, तो कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल 15 पीपल है और हर बंदा एक बंदे से जरूर हाथ मिलाएगा, तो अगर आपने दो लोगों के बीच में एक हैंडशेक करवाना है तो आपने क्या करना होगा? आपने 15 में से दो लोगों को सेलेक्ट करना होगा, यानी 15C2 लिख दें आप, ठीक है। इतने हैंडशेक्स हो जाएंगे आपके पास। अब यहां पे हैंडशेक्स का आंसर आपको गिवन है। अच्छा, ये जो 2 होती है ना, NC2 जो होता है ना आपके पास, NC2 की एक खास आइडेंटिटी होती है जो कि अक्सर यूज होती है। वो होता है जब भी C के साथ नीचे R में 2 आ जाएगी, उसकी आइडेंटिटी होती है N × N-1/2, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं पता, लेकिन हैंडशेक्स पता है हमें, मतलब 15C2 के बाद का आंसर हमें पता है कि 66 है। तो बेसिकली NC2 की जो वैल्यू है ना, नंबर ऑफ पीपल, उनमें से कोई से भी दो लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितने ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं? ऐसे ऑप्शंस कितने हैं? 66 है। नंबर ऑफ पीपल आपको पता करना है, और NC2 की आप आइडेंटिटी से अगर इसको ओपन करें तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा N × N-1/2 इज इक्वल्स टू 66। ये N × N-1 आप एज इट इज रहने दें, और 66 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, आपके पास ये क्या बन जाएगा? 132। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, मिडिल टर्म ब्रेक करें, फालतू में लेंथी होगा, आप आंसर ऑप्शन से कर लें। क्या n की वैल्यू 11 हो सकती है? आंसर ऑप्शन एप्पल कह रहा है n की वैल्यू 11 है, तो अगर मैं n की जगह यहाँ 11 रखता हूँ तो ये 11 होगा। 11 माइनस 10 110 हो जाएगा। 10 × 11 110 होता है, 132 नहीं होता। आंसर ऑप्शन एप्पल से बैलेंस नहीं हो रहा। आंसर ऑप्शन बॉय देखिए आप, n की वैल्यू अगर मैं 12 रखूं तो 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास ये चीज 132 बनती है, यानी n की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास 12, यानी 12 लोग हैं आपके पास रूम में, और 12 लोगों में से जब आप दो बंदे कोई से भी सेलेक्ट करेंगे हैंडशेक करने के लिए, तो ऐसे कितने लोगों को और कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे आपके पास? 12C2 हैंडशेक्स हो जाएंगे, और 12C2 की वैल्यू अगर आप बैकवर्ड्स चाहें तो चेक कर लें, 66 आती होगी। तो ये आपको बेसिक, आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बता दी है, इससे ज्यादा एडवांस नहीं आती, इससे इजी ही आती है। हम कुछ क्वेश्चंस पास पेपर्स से भी हम देख लेंगे, थोड़ा सा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। आपने क्या करना है कि आपने इन काउंटिंग टेक्निक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए वो सारे क्वेश्चंस हम क्वेरीज में जरूर डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप जरूर इसको अटेम्प्ट कर लें सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस से। थैंक यू।